बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे। जी, एक बार फिर पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं और पेट्रोल बम अवाम पर गिरा दिया गया। अवाम के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी चीख पड़े। ऐवान में हमने देखा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुआ और ऐवान के बाहर भी एहतजाज हुआ। आम लोग दुहाई दे रहे हैं और हुकूमत से पूछ रहे हैं कि महंगाई कब कम होगी, और ये भी अपील की जा रही है कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है मसनूआत में उसको वापस लिया जाए। लेकिन वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम 17वें नंबर पे अभी भी खित्ते में और आलमी मंडियों में कीमत का मुकाबला अगर किया जाए तो हम अभी भी बहुत सस्ता पेट्रोल और पेट्रोल की मसनूआत दे रहे हैं आवाम को। इस दावे में कितनी सदाकत है, आवाम के लिए क्या हालात बेहतर होंगे, यानी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक और अहम मौजू जो जंग अफ़गानिस्तान की है, जो हालात वहाँ के हैं उसका पाकिस्तान पे क्या असर होने वाला है। बहुत अहम खबरें सामने आ रही हैं। अलकायदा के ऊपर अमेरिका हमले करना चाहता है। सारी दुनिया देख रही है कि कहीं अलकायदा दोबारा से मुनज़्ज़म तो नहीं हो जाएगी और अफ़गानिस्तान में अमन कैसे आएगा, और पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। पाकिस्तान में अभी भी अफ़गानिस्तान की पॉलिसी पे अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। ये कब मामला सीधा होगा जी। और आखिर में कुछ नून लीग के अंदर तजादात और इख्तलाफात की खबरें। मरियम बीबी ने कहा कुछ लोग हैं जिनसे हम डरते हैं और वो हमसे डरते हैं। ये किन लोगों की तरफ इशारा है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। हमें ज्वाइन करें सेनेटर शाहीन खालिद बट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। हमें ज्वाइन करें PTI से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञान चंद साहब। शाहीन खालिद बट साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आपकी हुकूमत थी और PTI अपोजिशन में थी जो पिछले 5 साल का दौर था, और वहाँ पे जब भी कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल बम कहा जाता था और खान साहब आवाम से ये डिमांड करते थे और आवाम को इस बात पे उकसाते थे कि एहतजाज किया जाए और हुकूमत को नाकों चने चबवाए जाएँ ताकि वो इस तरह की कीमतें ना बढ़ाए। अब हर रोज़ एक नई खबर आती है और हर चंद दिन के बाद पेट्रोल महंगा हुआ जा रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच तंजीला। गुजारिश ये है कि वो जो कंटेनर पॉलिटिक्स थी खान साहब की, वो उस वक्त तो शुरुआत ही उनकी उन्होंने इसी बात पे की, महंगाई पे उनके लिहाज से उस वक्त जो थी, और जो डॉलर की प्राइस थी और जो पेट्रोलियम की प्राइस थी जो आटे की, हालांकि वहाँ पे अगर कंपेयर करें हर आइटम को तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है आज की प्राइस से। और उस वक्त इनके बड़े बड़े वो जो आपको याद होगा वो सीन जब इन्होंने बिल कहा था कि ये जो बिल है, और फिर ऐसे फाड़ा था बिल उन्होंने आवाम के सामने कि ये बिल मत पे करें और बाहर से जो पैसे पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो हुंडी के ज़रिए भेजें और बैंक के थ्रू मत भेजें, ये गवर्नमेंट जो है इस काबिल नहीं कि इसको सपोर्ट किया जाए। यानी एक बहुत बड़ी इन्होंने अपने तौर पे एक तहरीक चलाई उस गवर्नमेंट को जो कि कामयाब हुकूमत थी उसको फेल करने के लिए। और उसमें इन्होंने अंदिया एक बार नहीं, हर तकरीर में इन्होंने कहा कि जब डॉलर बढ़ता है तो फिर ये होता है, और फिर चोरी, जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चोर होता है तब डॉलर बढ़ता है। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। बात तो सच थी उनकी कि ऐसा ही है। ज्ञानचंद साहब, जो पेट्रोल फिर से महंगा हो गया, आज हमने देखा पोजीशन बड़ी सरापा एहतजाज थी। आपकी जमात के लोगों ने बड़ी धुआंधार तकरीरें भी की हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज हुआ है। तो हुकूमत ये कहती है जी कि हम तो अभी भी खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों इस मामले पे सियासत करना चाहते हैं? देखिए, इनकी क्या बात करना। इमरान खान तो कहा करता था कि भाई अगर हुक्मरान चोर हों जब भी महंगाई होती है ना, तो इमरान खान ही शायद चोर हैं इसलिए महंगाई हो रही है। और उन्होंने साबित किया है अपने अमल से कि वो चोरी भी करते हैं और इल्ज़ाम भी बाकी चोर मचाए शोर वाली बात लगी हुई है। माफियाएं पली हुई हैं। चीनी चोरी का कोई हिसाब नहीं हुआ, मालूम जब्बा का कोई हिसाब नहीं हुआ, BRT का वो कहीं आसमानों पे उसकी रेट्स चढ़ गए, कोई हिसाब नहीं हुआ। लेकिन ये तो एक पॉलिटिकल बातें हैं और इसकी इनकी चोरी है। लेकिन हमारे गरीब लोगों ने क्या कसूर किया है इमरान खान का? इमरान खान रोजाना कोई न कोई महंगाई का बम ही फेंक देते हैं आवाम की तरफ। ये ऐसे तो इमरान खान आपके अपने लफ्जों में ये है कि अगर चीज़ों के पे टैक्स लगा के कोई कलेक्शन करनी है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास तो 200 एक्सपर्ट्स की टीम है जो ऐसे इसको प्लान करेगी कि मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। तो 200 एक्सपर्ट्स की टीम कहाँ गई? ये तो सेमेस्टर सिस्टम की तरह हमारे फिनांस मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं, हमारे अफसरान चेंज हो रहे हैं। तो नाहिली की, नाकामी की और इनके जो एमाल हैं
इतने बुरे हो चुके हैं कि अब लोगों की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अच्छा, वैसे ज्ञान साहब, जो एक नुक्ता ये हुकूमत वाले कहते हैं, अभी मैं सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब से भी यही पूछ रही थी, आपकी जमातों ने पहले हुकूमतें की, वो कहते हैं जी महंगाई तो हर हुकूमत में थी, तो ये वाली महंगाई क्यों, कैसे मुख्तलिफ है आप लोगों के अदवार में जो महंगाई थी? क्योंकि महंगाई पे तो अवाम हमेशा ही परेशान रहे हैं, हमेशा एहतजाज होता रहा है, हमेशा कीमतें बढ़ी ही हैं, चीज़ों की कम तो बहुत कम ही कहीं हुई होंगी। देखिए, वहां पे अगर महंगाई पहले भी थी लेकिन इतनी तबाहकुन महंगाई नहीं थी। यहाँ पे आप रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, रोजाना की बुनियाद पे हर महीने हर 10-15 दिन रूटीन जैसे ही शुरू होता है तो आप उसकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। 170 रुपए को डॉलर टच कर चुका है। अब वो कंपेयरिंग कर रहे हैं पिछली गवर्नमेंट से, ये सबसे ज्यादा कम अरसे में सबसे ज्यादा लोन ले चुके हैं, फिर भी कहते हैं कि पुरानी हुकूमतें। 3 सालों के बाद अगर ये कुछ नहीं कर सके हैं, सिर्फ राइट ट्रैक पे नहीं आ चुके हैं, तो कब आएंगे? ठीक है, शौकत बसरा से जरा पूछ लेते हैं। कर रहे थे कि भाई कहीं इनकी कोई सच्ची बात निकलेगी, लेकिन ये तो झूठे ही निकले। ठीक है, पे ही इनका गुजारा है। शौकत बसरा साहब, पेट्रोल बम जिसके लिए खान साहब कहते थे खुद अपोजिशन में कि ये तो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, आज अवाम आप लोगों से रहम की अपील कर रहे हैं, फिर से कीमतें बढ़ रही हैं, कितनी बार बढ़ेंगी? हर 4-5 दिन के बाद एक मिनी बजट टाइप चीज़ सामने आ जाती है, और अगर आपको कहता है 1 रुपये बढ़ा दें, आपकी हुकूमत 5 रुपये बढ़ा देती है, तो ये क्या चल रहा है? तंजीला, इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी ये क्रिटिकल इशू है, और आप ज़रा पब्लिक वॉइस बन के ये बात कर रही हैं। कोई आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि जब ख़ास तौर पे भी हम पेट्रोल पे बात करें, इस पे करते हैं कि पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ाना, डेफिनेटली जब इसका रेट बढ़ता है तो बहुत सारी जो चीज़ें बाकी इफेक्ट होती हैं। लेकिन आपको पता है पहले भी कि ये पेट्रोल और डीजल ना हम यहाँ मुल्क में हमारे होता है, ज़ाहिर है बाहर से लेते हैं, तो वो चीज़ें अभी इस वक्त 80 या 82 रुपये पर बैरल है जो हम दुनिया से खरीद रहे हैं। ये वही पेट्रोल डीजल है जो किसी ज़माने में 40 से 50 बैरल भी में मिलता रहा है। अब जाहिर है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से हम ले रहे हैं तो हम कितनी को सब्सिडी दे सकते हैं? मुश्किल हालात में फिर आपको कह रहा हूँ कि ये फैसला लेना, ये कीमतें बढ़ाना, जब पहले भी महंगाई का इशू हमारी हुकूमत के लिए इट्स अ रियल चैलेंज, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कभी इसको ये नहीं कहा कि हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हमेशा उसको ओन करते हैं। वो खान साहब ने जब वादे किए थे बसरा साहब, तो उनको नहीं पता था कि इंटरनेशनल मार्केट भी होती है, इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स भी होते हैं। वो कहते थे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखे ना, अवाम अगर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो तवक्कुआत तो खान साहब ने खुद बढ़ाई। उन्होंने कहा ये तो नालायक हैं, ये तो निकम्मे हैं, इन्होंने मुल्क लूट लिया, मैं आऊंगा, मैं 90 दिन में सब ठीक कर दूंगा। चौथा साल जा रहा है, बताइए क्या ठीक किया? पहली बात तो यह है कि इसमें कतई दो राय नहीं है कि 70 साल तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क के कभी हुक्मरान नहीं रहे हैं। हमेशा या अमरीत रही है, या ये दोनों पार्टियां जिनके नुमाइंदे आपके साथ बैठे इस वक्त बड़ा सीना तान के कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है। इनसे अगर कोई पूछने वाला हो कि क्या इमरान खान हम लोगों का 70 साल का डाला हुआ गंद, 70 साल के आपके डाले हुए इश्यूज वो ओवरनाइट ठीक कर देगा, वो नहीं हो सकते। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इनसे इतना पूछ लें। सर इन्होंने नहीं कहा ना, इन्होंने तो नहीं कहा 90 दिन में करेंगे, आप बात समझे ना, खान साहब ने खुद कहा। हम नहीं कहा, मैं अब कौन सा भाग रहा हूँ, हम नहीं कहा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो पेट्रोल को जिसको आप डिस्कस कर रही हैं, ये तो कभी खान साहब ने कहा था 90 दिन में मैं इंटरनेशनल मार्केट में 80 पर बैरल जो आप पेट्रोल मिल रहा है। उन्होंने कहा डॉलर को मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, IMF में नहीं जाऊंगा, ये सारी जो पॉलिसी है ये। आप मेरा पूरा जवाब जो कंप्लीट कर लेने दें। खान साहब ने अगर कहीं ये कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो अगर आज 80 बैरल पे चली गई है तो मैं उसको 30 पे ले आऊंगा, ये नहीं हो सकता। ये इंटरनेशनली इस वक्त हालात है। और अभी आप जरा कंपैरिजन कर लें, इंडिया आपके साथ है, बांग्ला चले हम छोड़ देते हैं बाकी ममालिक को, वहां पे भी वो भी जब पेट्रोल जो है वो या अरब स्टेट से या बाहर से वो भी इंपोर्ट करते हैं। सो ये है बहुत सीरियस इशू है। और दूसरी बात, जहां तक मैं आपने कह रही है खान साहब ने वादे किए, 90 दिन के किए, फिर 2 साल के किए। देखिए मैं आपको बात बताऊं, शायद खाकान अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है तंजीला, उन्होंने कहा जिस दिन वो खुदा हाफिज कर रहे थे, बाकायदा उसका वीडियो क्लिप मौजूद है, अगर कहे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा,
उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत आए, उनको पता था हमने नहीं आना, उनको पता तहरीक इंसाफ आ रही है, ज़ाहिर पॉपुलर पार्टी थी। उन्होंने कहा कोई भी हुकूमत आज इस मुल्क को 6 महीने से ज्यादा नहीं चला सकती। देखिए बात फिर वही है कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं, मसाइल बहुत हैं। कोविड का इश्यू आ गया और बहुत सारे मसले आ गए। जब आप कोई ऐसा मुल्क, आपने तंजीला देखा है कि कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हो, फर्ज करें तंजीला आपका घर है, आप घर चला रही हैं, जाहिर आपकी फैमिली है, आप कितनी देर कर्ज लेकर चलाती रही घर को? अल्टीमेटली मालक आ जाएंगे जो आपसे कर्ज, जिनको जो इन्होंने कर्ज आपको दिया है, वो आपका गला घूंटेंगे। बसरा साहब जरा मुझे इजाजत है, मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं वापस इसी नुक्ते पे आऊंगी। आप लोगों ने कहा हम सख्त फैसले कर रहे हैं, 1 साल गुजर गया, ये कहते कहते 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, अब चौथा साल है। अब उन सख्त फैसलों के समरात अगर नज़र नहीं आएंगे, अगले इलेक्शन में आप लोग कैसे जाएंगे? क्योंकि कोई चीज़ भी तो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र भी तो आए ना। आपके दावे अपनी जगह, आप कहते रहें कि हमारी मईशत जो है वो अब टेक ऑफ करिए, नज़र भी तो आए। नज़र कब आएगा? जब आम आदमी को कुछ सहूलत मिलेगी। जी कब मिलेगी आम आदमी को सहूलत? ब्रेक के बाद अपने अवामी नुमाइंदों से पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेंटर साहब, आपने शौकत बसरा की बातें सुनी है, वो कह रहे हैं जी कि हम 70 सालों का गंद जो है वो साफ़ करने की अगर कोशिश करेंगे, और बिलखुसूस जो मुआशी बदहाली है पाकिस्तान की, उससे जुड़े फ़ैसले जो माजी में हुए वो बहुत गलत थे, तो ये 90 दिन में या 2 साल में, 3 साल में ये मामला हल हो नहीं सकता है। तो कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि सारा का सारा कंपैरिजन ज़ाहिर है आपकी हुकूमतों से है, माजी की हुकूमतों से, तो आगे की तरफ कैसे देखें? हम बार बार हम मुड़ के पीछे ही देखते रहेंगे कि आपने ये किया था, पीपल्स पार्टी ने ये किया था, हम ये कर रहे हैं। तंजीला, इनको तो अभी अपना 3 साल का गंद जो है यही साफ कर दें तो बड़ी बात है। 70 साल को तो ये सोच भी नहीं सकते। ये बच्चों जैसी टीम इनकी मिल गई है, इसलिए हम तो अब उम्मीद नहीं रखते कि ये 70 साल का गंद होगा। शायद मैं इसमें इनकारी नहीं हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा क्लेम करने वाली हुकूमत, और मैं उसको बार बार रिपीट करूँ तो आई डोंट वांट टू बी रिपीटिंग थिंग्स दैट एवरीबॉडी हियर्स एवरी डे, कि ये कर देंगे, तोप चला देंगे, फलां कर देंगे, फलां कर देंगे, कर्जे उतार देंगे, वो सब आपको याद है। बात ये है कि इनको 70 साल के बारे में ये वरी ना करें, ये भी आप 3 साल के बारे में वरी करें। देखिए पहले भी महंगाई होती थी, ठीक कहा आपने, मैंने अभी सुना कोई साहब कह रहे थे कि महंगाई तो हर दौर में होती है, ये तो खैर इंटरनेशनली होती है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। ये मुझे याद है कि जब तनख्वाह जब गरीब आदमी को बाज़ार से अपना लिविंग के लिए सामान लेने के लिए मुश्किल पेश आती थी, तो फिर बोर्ड बैठ के वो फैसला करता था कि जो मिडिल क्लास ख़ास तौर पे है, या जो नौकरी पेशा लोग हैं कि जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं महंगाई से, उनको कोई कंपनसेशन होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तो कौम को ये बता दिया कि देखें हमने आपको बेच दिया हुआ IMF को आगे, हम कीमत बढ़ाते रहेंगे। मुझे ये बताएं कितनी बार आपने सुना है, आप चूँकि एंकर हैं माशाल्लाह, आपने कितनी बार कहा कि पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई? मेरा ख्याल है कि 20-15, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक मे बी 15 और 20 टाइम्स 3 साल में। और हर बार ये कह के तो वो कहते हैं अच्छा जी बढ़ गई, तो फिर इतना फ्रॉड करते हैं पूरी कौम से कि अगर 17 रुपये बढ़ाया है तो कुछ दिनों के बाद 2 रुपये कम करके तो फिर 15 फिर बढ़ा देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? इंसल्टिंग द इंटेलिजेंस ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड डू दिस। आप देखिए इस वक्त जो एक आम आदमी है, जिस तरह वो चीखे मार रहा है, छोड़िए मुझे फिगर्स को एक तरफ रख दें आप, और ये उससे ऑन द कॉन्ट्रेरी ये कहते हैं कि मुबारक हो कौम को, मुबारक, 3 साल जश्न मनाया इन्होंने कि मुबारक हो कौम को, हमने इकानमी को टर्न अराउंड कर दिया है। वो खुदा के बंदो, वो झूठ की भी कोई हद होती है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बेड़ा गर्क कर दिया आपने हर लिहाज से, और आगे कोई रोड मैप नज़र नहीं आता। अगर हमें कोई आगे कोई चीज़ नज़र आती हो कि शायद चलें ठीक है 3 साल तकलीफ के थे और घबराएं नहीं आप घबराएं नहीं, आप ये कह के खान साहब ने 3 साल निकाल लिए। अब मुझे बताएं, घबराने की लिमिट से भी हम आगे चले गए हैं, अब तो मरने की हद तक लोग आ गए। ठीक है, ज्ञानचंद क्या करना चाहते हैं इस कौम के साथ? शाहीन साहब कह रहे हैं कि हमें तो कोई आगे रोड मैप भी नजर नहीं आ रहा कि आगे कैसे
जाना इस हुकूमत ने, लेकिन हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। ये तो कहते हैं सिंध में भी हम जाके हुकूमत बनाएंगे, ये कहते हैं अगला इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। तो ज़ाहिर है आज भी खान साहब ने FBI के जो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन के ऊपर फिगर्स आए हैं, बहुत ज़्यादा एस्टिमेट से ज़्यादा कलेक्शन हुई है, उसको उन्होंने मुबारकबाद भी दिया। तो ये तो मुबारकबादों वाला सिलसिला भी चला रहे हैं। तो कैसे जो है वो आप लोग इनको अकाउंटेबल करेंगे? और आप कह रहे हैं अवाम की चीखें निकल रही हैं, वो कह रहे हैं हम तो बड़े सही कर रहे हैं काम। देखें, अगर ये समझते हैं कि ये अच्छा ही काम कर रहे हैं तो ये लोग क्यों रो रहे हैं? एक बात यह है। दूसरी बात यह कि ये मईशत को नहीं संभाल सकते हैं, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं संभाल सकते हैं। कम से कम वो वायदे तो याद कर लें कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम खर्चा कम करेंगे। ये तो उन्होंने एक पार्लियामेंट के कैबिनेट की एक फौज बिठा दी है, स्पेशल असिस्टेंट से स्पेशल असिस्टेंट नॉन इलेक्टेड लोगों से उन्होंने भर के रखा हुआ है। ये तो लोग तो पूछ रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस कब यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, ये गवर्नर हाउसेस जो हैं वो कब पब्लिक पार्क बनने जा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े महलों जितने घर डिप्टी कमिश्नर्स और वो रख कर बैठे हुए हैं उनको स्कूल्स के लिए कब, पब्लिक के लिए कब खोल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी जो प्रोटोकॉल का है वो तो बाकी माजी के रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। इनके जो कॉन्वायर निकलते हैं तो सैकड़ों गाड़ियां उनके साथ मूव करती हैं। इनके मिनिस्टर्स के, इनके अपने जो खर्चे हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, फिगर्स को आगे पीछे कर लेते हैं। हाँ, अब चलें 120 पे इनको डॉलर मिला था, 170 पे लेके आए, उसका बर्डन किस पे पड़ रहा है? वो गरीब भुगत रहा है ना। आपकी दालें, चावल, जो भी चीजें हैं वो आसमान से बात कर रही हैं। और एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर की चीजें जो हैं उनकी जो पैदावार नहीं बढ़ा सके, उनको कोई इंसेंटिव नहीं दे सके ताकि उन पे पैदावार ज्यादा आ जाए, फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन कम पड़े। तो किसी भी महाज पे ये कोई भी महाज ले लें, पॉलिटिकल महाज पे ये नाकाम गए हैं, फॉरेन महाज पे ये नाकाम गए हैं, मुआशी महाज पे ये नाकाम गए हैं। ठीक हो गया शौकत बसरा साहब, किसी महाज के ऊपर भी आप लोगों को कामयाबी का दावा आप नहीं कर सकते हैं, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं। तो क्या ऐसी कामयाबियां हैं जिसको सेलिब्रेट करती है PTI? तंजीला, अभी एक दोस्त जो नून लीग के बोल रहे थे, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब हैं। शाहीन खालिद बसरा साहब, शाहीन खालिद भट्ट इज माय नेम। बड़ी शर्म दिला रहे थे। मैं सिर्फ इनके लिए अर्ज करूंगा कि बंदा टीठ होना चाहिए, शर्म आ जाए। इनका हालत यानी कि अपनी इतनी के चीटियां लगा रहे हैं, पापड़ वाला है, गोले वाला है, लूट लाट के इस मुल्क को बाहर चले गए हैं और शर्म हमें दिला रहे हैं। और भाई मुझे फार्मूला बता दे सेनेटर शाहीन साहब, आप लोगों ने 4-4 जो 5-5 बारियां ली, आप लोग तो अरबपति और खरबपति बन गए, ये कौम कैसे गरीब हो गई? मैं बताता हूँ कैसे, आप जवाब नहीं देंगे। बिकॉज आपने इस कौम को चूना लगाया है, इस कौम का माल लूट के, टीटियां लगा के अब आप बड़े सुकून से हमें सुना रहे हैं कि जी बेशर्मी की हाथ होती है कौम। अंदाजा करें इनके मुंह से जब गरीब की बात निकलती है ना, तो यकीन माने गरीबों का दिल करता है इन पर खुद को हमला करने। बसरा साहब, वो लूटी हुई दौलत वापस ले आए ना, आप लोग भी तो वादा कर रहे थे ना, वो ले आए वापस आप। अगर आप लोगों को इतना कंफर्म पता है, सारे सबूत हैं, सारे हिसाब पता है, तो लेके क्यों नहीं आ रहे? ये मैं फिर कह रहा हूँ, हमने 5 साल बाद जाना है। जो 4-4 बारियां वाले हैं वो सीना तान के बैठ के हमें कह रहे हैं हुकूमत नाकाम हो गई। और भाई अगर हम नाकाम हो गए हैं तो आप ऐसे करें ना, एक तो सिंध वाले सबसे पहले कीमतें कम कर दें, वो कीमतें गिरा दें नीचे चीजों की। कहाँ गिराई हैं? 3 बारियां आपने भी ली हैं, अभी भी हुकूमत में रहेगी। मुस्लिम लीग नून, भाई इनका तो हाल ये है कि बस वो मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं। और अंदाजा करें जब इन्होंने कहा इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी, इनके लिए लोग बाहर नहीं निकले। हमने इन हालात में भी कश्मीर का इलेक्शन जीता, गिलगित का इलेक्शन जीता, बाहर जीते। मैं फिर आगे पे बात कहता हूँ, आज भी इंशाल्लाह हमारे लिए, अगर ये हमने यूथ लोन प्रोग्राम शुरू किया है, हेल्थ कार्ड शुरू किया है, इसकी एहसास पे किया है। अभी आप कह रही थी, देखिए मैं भी किसान हूँ। आज जो किसान है शायद इतना कभी वो कुछ नहीं था या इतना खुशहाल नहीं था जितना आज है। अभी आप किसी बिजनेसमैन को ले लेना, मैं कहता हूँ जी इश्यूज हैं, अभी ले किसी बिजनेसमैन को, उनसे पूछेंगे आप खुश हैं या ना खुश हैं। आज आपकी मार्केट भी फ्लोरिश कर रही है,
आज आपकी जो कंस्ट्रक्शन की मार्केट है वो भी खुली हुई है। इशू कहाँ पे आ रहे हैं? बसरा साहब, आप तो अच्छे खासे वो प्रोग्रेसिव हल्कों के जी मैं सर इनसे एक बात पूछता हूँ, आपकी तरफ आती हूँ। बट साहब, बसरा साहब, आप अच्छे खासे प्रोग्रेसिव हल्कों के और वो जो शराफिया के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले उनका हिस्सा रहे हैं। मुझे बताएं, बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में कितने फीसद खानदानों का की इजारादारी है बिजनेसेस पे जिनको आपने फ़ायदा दे दिया, जिसका फ़ायदा आप गिनवा रहे हैं? मैं तो आम आदमी का सवाल पूछ रही हूँ, आप इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बसरा साहब, बट साहब क्या कहना चाह रहे हैं बसरा साहब को? मुझे बात सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि बसरा साहब से गुजारिश ये है, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली लफाजी से काम चलने वाला नहीं है। 3 साल गुजर गए हैं, पहला साल में इनकी बातें हम सुनते रहे, अब नहीं सुनेंगे। अब तो इन्होंने जो काटा है, जो बोया है, उसको ये काटेंगे। और इनके पास 5 साल नहीं है, ये गलत फहमी है। इनके पास सिर्फ 1 साल है। अब जो आखिरी साल होता है वो तो इलेक्शन ईयर होता है। अब मुझे बताएं कि 3 साल में जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, अब अगले साल में अल्लाह से दुआ हम करते हैं कि जितना कर दिया यहीं पे कहीं स्टॉप हो जाए। और दूसरी आखिरी बात यह है कि अभी इन्होंने बात की है, मैं हैरान होता हूँ कि जी किसी बिजनेसमैन को लेना, बसरा साहब किसी बिजनेसमैन को जाए, अपनी पार्टी के बिजनेसमैन को लेके आए ऊपर, आपको बताएगा कि आपने उसका किस तरह बेड़ा गर्क कर दिया। और हालांकि जिस तरह तंजीला ने कहा कि बिजनेसमैन तो एक परसेंटेज, बड़ी छोटी सी परसेंटेज है पाकिस्तान की, अब बात किसी गरीब आदमी की करें, जाए ना निकले बाहर जी बसरा साहब, देखें जाके मिले किसी गरीब आदमी को और जाके खुद पूछे कि तेरा की हाल है, वो तुम दसेगा की हाल है। जी बसरा साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड बात ऐसे गलत छोड़े इस लफाजी को, थके नहीं आप झूठ बोल बोल के, खुदा का खौफ करें, सत्यानाश कर दिया मुल्क का। और अभी भी आपके पास अल्फाज इकट्ठे करके ले आते हैं और बेशर्म और बेहयाई और कर करा के फिर घर चले जाते हैं। ये ना करें, खुदा का बात है। ये अब कौम उस पॉइंट पे आ गई है कि आप लोगों को उन्होंने यहां से पकड़ना, मैं आपको बताऊं। और बसरा साहब आपको जानते हैं कि जब कौम इंतकाम लेती है बसरा साहब, तो आप भाग के भी नहीं जा सकेंगे। जी बसरा साहब, तंजीला बात ये है, एक तो मेरे भाई को अल्लाह ताला ने एक हाउस का मेंबर बनाया, मेरे भाई को मैनर्स नहीं है, फिर बात किस तरह करते हैं। मैं इनको झूठा नहीं कहूंगा, इनको झूठा तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। और ये ऐसे खलीफे हैं, आप नहीं कह सकते, आप कह नहीं सकते। मैं तो बोल रहा हूँ जो लोग अगर आप बसरा साहब को बात मुकम्मल करने दें, आप अपनी बारी पे अगर बोलेंगे मेरे लिए जरा आसान हो जाएगा गुफ्तगू को आगे बढ़ाना। जी बसरा साहब, जी बेहतर जी बसरा साहब, आपको हौसला कर लिया आप। अच्छा अंदाजा करें, ये जो एक्टिंग कर रहे हैं जज्बात गरीबों की, मजदूरों की, और भाई तुहाडे मुंह से गरीबों का खून लगा है। असल में तो गरीबों को गरीब करने वाले आप हैं जो यहाँ बैठे एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बस मैं आ रही हूँ ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे हैं महंगाई की, और जो सियासी महाज की बात होती है बसरा साहब, एक और महाज जिस पे हुकूमत बिल्कुल भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेने में इंटरेस्टेड, वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। कुछ थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल दें, क्योंकि लग ये रहा है कि हम जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा ही दुनिया को ये तासर दे रहे हैं कि हम तो वकील भी हैं तालिबान के, हमारा उनके ऊपर असर रसूख भी बड़ा है। अभी ये ज्ञानचंद साहब कह रहे थे आप हर महाज पे नाकाम हो रहे हैं, तो इस महाज पे कम से कम कोई सियासी क़यादत के साथ बात तो करनी चाहिए खान साहब को, या नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो कहीं हम दुनिया को नहीं कह रहे कि हम तालिबान के वकील हैं, हम अमन के वकील हैं। हम चाहते हैं कि अमन हो। अमन जो वो डायलॉग के जरिए होता है, और ये बड़ी स्टेटेड पोजीशन है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, आज की नहीं है। आपको याद होगा जब डू मोड़ के आगे सारे लेट गए थे, उस वक्त भी खान साहब ने यही कहा था, पीएम साहब ने, कि मुज़ाकरात करें, जंग जो है मसले का नहीं है, टेबल पे बैठे। आज भी हम क्या कह रहे हैं, आज भी हमारी स्टेटेड पोजीशन है। और सबसे पहले आपको पता है, जो भी मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी बनाता है, हमें ये देखना है कि हमारा मुल्क जो है वो किस तरह सिक्योर हो सकता है, यहाँ अमन किस तरह हो सकता है। और अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारे मुल्क में अमन होगा। और दूसरी बात, बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं, 80,000 ऊपर लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। हमने यहाँ जो कुछ साजिशें पाकिस्तान के हुई है अफगानिस्तान के अंदर से, वो पूरे जो इंडिया ने जो कुछ किया है अब सबके सामने है। हम क्यों नहीं इनको इत्मीनान में लेते? हमने हमारी बाकायदा
जो कमेटी है खारजा की, उसके अंदर इनसे डिस्कशन हुई है और ओपनली हर बात हो रही है। इसलिए हम जो भी बात करते हैं वो बड़ी ओपन है। और सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अफगानिस्तान अमन जो है वो पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत जरूरी ठीक है। है। ज्ञानचंद और साहब, ये कह रहे पार्लियामेंट की कमेटियां हैं ना, वहाँ पे बातचीत हो जाती है, तो ये बार बार क्यों अपोजिशन कहती है जी कि हमसे जो अहम उमूर है उसके ऊपर बात नहीं होती, पॉलिसी का पता नहीं हमें पाकिस्तान की? हाँ, कमेटीज का काम ठीक है अगर कमेटीज को अहमियत दी जाए, उन कमेटीज के रिकमेंडेशंस को देखा जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस भी कोई किसी काम की होती है, फॉरेन ऑफिस भी कोई काम कर रही होती है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इमरान खान साहब तो ठीक है अफगानिस्तान के सिलसिले में कोई भी बात करे, लेकिन इमरान खान को कभी पूछा गया है कि भाई वहां पे क्या होना है और क्या क्या हो रहा है? ये तो इंटरनेशनल गेम है जिसमें इमरान खान तो इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई कभी कॉल आ जाएगी अमेरिकन प्रेसिडेंट की। इनकी तो इन्वॉल्वमेंट कितनी रही है? हाँ, एक स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की अपनी पोजीशन है और पाकिस्तान इस जंग में इन्वॉल्व रहा है, उसको भुगता भी है और ये जंग लड़ी भी है। इसलिए पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है वहाँ पे। जोग्राफिकली जो हमारी पोजीशन है उसमें पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई दानिशमंद लीडरशिप होती तो इसका पाकिस्तान के मफाद में बड़ा फायदा हो ले सकती थी, या अफगानिस्तान के अमन के सिलसिले में भी काफी बेहतरी आ सकती थी। अभी तो अफगानिस्तान में उबूरी कुछ सिस्टम चल रहा है जिसमें चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये सब एक तरफ से अपनी एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। एक तरफ से हमारी हुकूमत का भी कोई पता नहीं क्या है, वो आकर पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में स्टेटमेंट दे देंगे भाई इन्होंने अब तक अफगानिस्तान की जंग के सिलसिले में क्या किया है। हमारे आर्मी के हाई अप्स भी अफगानिस्तान विजिट करते रहे हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस के भी लोग वहां पे विजिट कर रहे हैं, तो आखिर वहां पे क्या ऐवान को मगर एतमाद में लीजिए। ठीक है बसरा साहब, टाइम खत्म हो गया जी, आखिरी साल है, आपने परफॉर्म करना है, वहां पे क्या करेंगे आप? मैंने भट्ट साहब से एक नून लीग के बारे में भी कोई बात पूछी, लेकिन पहले बसरा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं पूछती हूँ। गैर जिम्मेदाराना रवैया है, बात नेशनल इश्यूज की हो रही है, बात अफगानिस्तान की हो रही है, और ये स्पोक्स मुझे पता नहीं मुस्लिम लीग नून कब से इदारों की स्पोक्स पर्सन लग गई और इनको पता लग गया है इदारे ये चाह रहे हैं। मैं इनको फिर कह रहा हूँ, यही इनका गैर संजीदा रवैया। बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान की, बात हम कर रहे हैं अमन की, बात हम कर रहे हैं नेशनल इश्यूज की। दुनिया में अब कहीं चले जाएं, सियासत होती है, जमातें होती हैं, अपने अपने मंशूर होते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं इख्तलाफात, लेकिन जो नेशनल इशू होता है, जो कौमी मफाद का तकाजा होता है, वहां इस तरह की घटिया गुफ्तगू नहीं होती है, वहां बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू नहीं होती है। वहां हमने बतौर पाकिस्तानी दुनिया को बताना है कि हम सब एक हैं, खा वो कश्मीर का इश्यू है, खा सिक्योरिटी का इश्यू है, खा दूसरे इश्यूज हैं। लेकिन आप यहाँ पे तमाशा देख ले, अभी जो भट्ट साहब, मैं इसलिए कह रहा था इन्होंने पूछो टीटियां किमें लवानिया ने, पैसे बार किमें कलड़े ने, आप इनसे बात कर रही है खारजा पॉलिसी की, आप बात कर रही हैं इनसे अफगानिस्तान की, तो इसलिए मैं फिर आपको अर्ज करूंगा बसरा साहब, उन्होंने तो मेरा ख्याल है उन्होंने तो सही बात की, उन्होंने कहा अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो आप गलतियां क्यों दोहरा रहे हैं? वो तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने तो तब्दील करना था, आपने क्या बदला? इनकी गलतियां तो हम भुगत रहे हैं, हम तो मैं फिर कह रहा हूं, इनकी गलतियां 70 साल अमरीयत या ये रहे हैं, हम उन गलतियों को तो सीधा कर रहे हैं, हम खारजा पॉलिसी को बेहतर कर रहे हैं। पहले क्या था? पहले ये था जी हजूर, जाके पांव पड़ जाते थे अमेरिका में, जाके बिल क्लिंटन के पांव पड़े, हम कहते थे आर्मी जो है मुझे कुछ करनी नहीं देती, हम जीती हुई जो जंग है कारगिल वाली वो हम वाजपेयी के पांव में हाथ छोड़ दे। ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। मैं इनसे फिर यही कहूंगा कि इंशाल्लाह मुल्की मफाद जो है, इस पे एक सेकंड के लिए भी ना हमारी हुकूमत पीछे हटेगी, ना हमारी कौम पीछे हटेगी। और इस वक्त जो लीडर वजीर आजम है मुल्क का, वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, यही वर्ड है जो बाहर की दुनिया को और अपोजिशन को दे रहा, अंदर वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, नो एनआरओ। दुनिया को कहते हैं अपनी हम सलामती पे कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। मैं जरा भट्ट साहब से एक नुक्ता पूछ लूं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। भट्ट साहब, एक जो नुक्ता कल से ज़ेरे बहस है और वो मैंने क्योंकि इब्तदाई में उसका जिक्र भी किया है, वो मरीम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो हमसे डरते हैं और हमें उनका डर है। तो ये किस तरफ इशारा था? नून लीग में ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मरियम बीबी डर रही हैं? जो मरियम हमारी वाइस प्रेसिडेंट है माशाल्लाह, और हमारी पार्टी की बड़ी फाल में लीडर हैं वो, और उनका अपना कई जगहों पे उनके अपने ओपिनियंस हैं। हमारे नवाज शरीफ जो हमारे कायद हैं, उनके बड़ी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मैं दाती तौर पर जानता हूँ
कि उन्होंने डिफ़र किया है जो पार्टी के अंदर जो कोई मौजू चल रहा होता है। शहबाज हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर ये तो हमारी पार्टी के अंदर चलता रहता है और हम फिर डिस्कस करते हैं। लेकिन कितना ये अच्छी बात नहीं है कि फाइनली होता वो है जो नवाज शरीफ कहता है। ये आपको पता है, जब फाइनल डिसाइड हो जाता है पार्टी का, जब एक यूनानिमस डिसीजन हो जाता है, तो फिर सब हम इकट्ठे हैं। इतनी कोशिश के बावजूद मुस्लिम लीग को कुछ तोड़ नहीं सका और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग इकट्ठी रहेगी। ये डिस्कशन जो हैं अपने अपने व्यूज़ की, ये तो बड़ा हेल्दी साइन है। ये जमहूरियत की, यही तो जिस तरह कहते हैं बड़ा आम तौर पे कि यही तो हुस्न है जमहूरियत का कि अपनी अपनी बात साउंड करे। ये करें ना साउंड भी अपने खान साहब के सामने, अगले दिन उनको फायर किया होगा। आखिरी कमेंट बसरा साहब, लास्ट कमेंट। ये हम कर पाकिस्तान के नाम पे सियासत ना करें, खुदारा ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, यही पाकिस्तान है जिसमें आप जैसे लोगों को 3-3 बार वजीर आज़म और वजीर आला बनाया है। इसका कम अज कम इसकी जो पाकिस्तान का ख्याल रखो, तमस्कर ना उड़ाएं, लोगों का ख्याल रखें। ये पाकिस्तान के लिए हमें सबको, मैं फिर कह रहा हूं, जब मुश्किल वक्त आता है कौमों पे सब इकट्ठे होते हैं। ये नेक्स्ट कश्मीर का मसला हो, ये हमारी कौमी सलामती का मसला हो, ये अफगानिस्तान वाला इश्यू हो, तो खुदारा इस पे सियासत ना चमकाएं। बहुत सारे मामला पड़े हैं जिस पर सियासत करते रहते हैं। 70 साल आपने सियासत की है इस मुल्क के साथ और अवाम के साथ। बसरा साहब, ये एक आखिरी जो नुक्ता आपसे मैं पूछना चाहती हूँ वो आम लोगों को बता दें, ये महंगाई कब तक कम होने का आप कह रहे हैं, अवाम को क्या बता रहे हैं, कब उनके हालात बेहतर होंगे? क्योंकि ये तो मामला चले ही जा रहा है, सिलसिला रुक नहीं रहा। हमें 5 साल बाद हमने अवाम के पास जाना है। वी आर आंसरेबल और लोग हमसे पूछेंगे। और नीचे बात ये, अभी मैं नीचे जाता हूँ पब्लिक में तो पब्लिक कहती है बसरा साहब हालात ठीक नहीं, महंगाई के हवाले नाल ठीक करो। इसलिए हमें इस बात का इदराक है, एहसास भी है और इंशाल्लाह जब इलेक्शन में जाएंगे आप देखेंगे कि दिनों में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते जाएंगे और अगली बार फिर ये दोनों अपनी अपनी सीटों पे अपोजिशन पे बैठे होंगे। पीपल्स पार्टी नाल होनी, पर नून लीग चीन ये पता नहीं पंजाब च वजीर होना है। बट साहब वो कह रहे हैं हम तो जाएंगे तो मैं तो हुकूमत में ही हूँगा, आप लोग अपोजिशन ही होंगे, दोनों जमातें। ये नहीं पता। मेरे ख्याल में एक कमेंट कर सकता हूँ, एक कमेंट। जी बट साहब जी बोलिए। एक कमेंट आपकी इजाजत से तंजीला। जी। ये बसरा साहब ने 3 दफा कश्मीर का नाम लिया और मैं बड़ी मुश्किल से चुप रहा हूँ। ये कश्मीर का जिक्र करने का इनको हक है और खुदा के वास्ते, और आपने बेड़ा गर्क कर दिया कश्मीर कॉज का और आप चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें। कभी भी नहीं करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस बात मुझे बताएं, आप मुझे सुन लें मेरी बात को, मेरी बात को सुन लें, मेरी बात को सुन लें एक सेकंड प्लीज। पिछले साल मेरी बात को सुन लें बसरा साहब, कश्मीर का नाम ही ना लिया करो, कश्मीर का नाम ना लिया करो, आपको सूट नहीं करता। और सुने मेरी बात को, सुने मेरी बात को और सुने, और मेरी बात को सुनो। मोदी का यार है यार, फजूल की बात करते हैं आप। खान साहब कश्मीर के वकील बने पिछले साल, तो वकील साहब कितने गायब हो गए ने हूं? ऐतकी कितने गए? इस बार गए खान साहब यूएन में? कोई कश्मीर की बात की है? आपने कश्मीर के मसले के साथ जो किया है, आपको हम तो माफ नहीं करेंगे, कश्मीरी भी आपको माफ नहीं करेंगे। ठीक है जी। शाहीन खालिद भट्ट साहब, शौकत बसरा साहब, ज्ञानचंद साहब, अब तीनों का बहुत शुक्रिया जी। वक्त खत्म हो गया। मौज़ूआत ऐसे हैं, जाहिर है हालात मुश्किल हैं, आम आदमी महंगाई से तंग है और हुकूमतें वक्त से ही आपने ये सवाल करने होते हैं। अपोजिशन की जो भी गलतियां रही हैं, उन गलतियों को देखते हुए जो आज के हालात हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल जी, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।